हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस सीरीज के लास्ट वीडियो में मैंने आपको धमनी और सीरा में डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर बिहार बोर्ड के लिए या फिर क्लास बोले तो क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये 3rd चैप्टर का लगभग लास्ट वीडियो होने वाला है। ओके, इस चैप्टर में भी 3rd चैप्टर जो कि परिवहन है हमारा, उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं पहले ही। अब हमारा कुछ सब टॉपिक्स बच गए हैं। ठीक है, और मेन टॉपिक्स लगभग कवर हो चुके हैं, तो सब टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करके उसको कंप्लीट कर देंगे, या फिर हो सकता है कि ये वाला जो चैप्टर है इस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट की वीडियोस को नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले आप हमको देखें और तब इस वीडियो पर आए। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने धमनी और सीरा में डिफरेंस देखा था। और उससे पहले मैंने बताया था कि हृदय कैसे काम करता है हमारे शरीर के अंदर, हृदय की संरचना क्या है, हृदय की क्रियाविधि क्या है। ओके, और उसके बाद धमनी और सीरा क्या होते हैं। अब आते हैं इस एक छोटे से क्वेश्चन पे, जो कि रक्तचाप क्या है। ठीक है, रक्तचाप क्या है। तो ये बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव्स में समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अति लघु उत्तरीय में ये क्वेश्चन आ सकता है, बोलते हैं उसको शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रक्तचाप क्या है। महाधमनी तथा उसकी मुख्य शाखाओं। ठीक है, महाधमनी आप समझ रहे हैं, धमनी का एक टाइप है। ठीक है, धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता, हृदय से सारे शरीर में ले जाता है, और सिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है। लेकिन उसके दो अपवाद भी हैं, उसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो धमनी और सिरा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे धमनी किसको बोलते हैं, एक तरह का आप नस समझ सकते हैं, तो इसमें बहुत सारा पार्ट होता है, उसमें से एक को बोलते हैं महाधमनी। क्लियर है, तो ये धमनी का एक सब पार्ट हो गया। तो महाधमनी तथा उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप पर आता है। क्लियर है, तो जो महाधमनी है, मैं आपको फोटो में अगर दिखाऊं फिगर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा महाधमनी। मैंने आपको जब मैं इस फिगर को समझा रही थी लास्ट की वीडियोस में, जब मैं हृदय की संरचना बता रही थी, वहाँ मैंने इस महाधमनी का डिस्कशन किया था। तो ये जो महाधमनी है तथा इसकी जो शाखाएं हैं, जैसे ये यहाँ से आगे जाएगा फिर ये बहुत सारे शाखाओं में डिवाइड होता है। ठीक है, ये बहुत सारे शाखाओं में डिवाइड होता है। तो ये महाधमनी बेसिकली करता क्या है, तो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। ये हृदय से महाधमनी के रूप में निकलता है और आगे जाके ये बहुत सारे सब पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और फिर ये सारी शाखाएं शरीर के सारे भागों में चली जाती है। ओके, तो ये महाधमनी और इसकी शाखाओं के बीच जो रक्त का चाप या रक्त का दबाव होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रक्तचाप। ठीक है, तो ये क्लियर है, महाधमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है उसके दबाव को हम लोग रक्तचाप बोलते हैं। सामान्य मनुष्य में सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm तथा डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm होता है। ये बेसिकली ब्लड प्रेशर है। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल मैंने बताया था आपको लास्ट के वीडियो में। सिस्टोल क्या होता है, तो जब हमारा हृदय के बीच में संकुचित होते हैं, संकुचन करते हैं, तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, और फिर शिथिलन जब होता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। और एक संकुचन तथा एक शिथिलन, या फिर बोलेंगे एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर एक धड़कन कहलाता है। तो वही सिस्टोलिक जो प्रेशर है, जब संकुचन होता है तो उस टाइम का प्रेशर जो है 120 mm, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mm होता है। ये वही प्रेशर है जो अक्सर हम लोग नॉर्मल भाषा में बीपी यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर। तो 120 से 80 से 120 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति का, तो वही प्रेशर है। ठीक है, एम एम 80 से 120। अब आते हैं जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन बंडल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जाइलम एवं फ्लोएम अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में कि पेड़ पौधों में परिवहन का एक साधन है। जैसे मनुष्य में सीरा और धमनी है, वैसे पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम। तो इन्हें संवहन बंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सॉरी जो जाइलम एवं फ्लोएम है उस पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है, ठीक है, स्थानांतरण करता है। तो
जाइलम जो है वो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, या फिर बोलेंगे एक अंग से दूसरे अंग को ले जाता है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर संवहन कर रहे हैं जल का और खाद्य पदार्थ, इसीलिए इन दोनों को पौधों का संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, संवहन बंडल। अब आते हैं एक और परिसंचरण तंत्र क्या है। तो ये तक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र क्या है। तो जैसे मानव आहार नल के लिए तंत्र है, पोषण के लिए मानव आहार नल है, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र है, वैसे ही परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र है, या फिर बोलेंगे परिवहन तंत्र। परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है, तो रक्त, ठीक है, परिसंचरण तंत्र में क्या क्या होता है, तो रक्त आता है, हृदय आता है तथा रक्तवाहिनियां। ठीक है, तो रक्त, हृदय तथा रक्तवाहिनियां मिलकर उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है, जिसमें कि एक श्रेणी मनुष्य की भी। ठीक है, हमारे अंदर, शरीर के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद होती है, और इन तीनों चीजों को मिलाकर हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र निर्मित होता है। स्थानांतरण क्या है, ये एक टर्म है, आप नॉर्मल भाषा में समझ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज को ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। पौधों के टर्म में बात करें तो जाइलम एवं फ्लोएम तक करते हैं। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से क्या समझते हैं, तो पौधों में एक भाग से दूसरे भाग तक खाद्य पदार्थों को ले जाना खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। मैं ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, मैं उसके लिए इसको कवर करा रही हूँ। ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। क्वेश्चन है, प्रोटीन में पाचन से क्या बनता है। प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है, तो प्रोटीन, जब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है तो अमीनो एसिड का निर्माण होता है, उसको अमीनो अम्ल भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। जाइलम वाहिनिकाओं के कार्य लिखें। तो जाइलम वाहिनिकाएं, मैंने बताया था कि जाइलम जो है वो एक तक है जिसमें कि 4 तरह की वाहिकाएं पाई जाती हैं, और उन चारों का नाम भी मैंने बताया था। फ्लोएम में भी 4 तरह के थे, उसमें से एक था जाइलम वाहिनिकाओं, सॉरी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जाइलम एक उत्तक है, उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें से एक था जाइलम वाहिनिकाएं। तो इनके कार्य क्या है, तो बेसिकली जाइलम वाहिनिकाएं जो है वो एक लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उनका आकार नालिकाकार होता है। ठीक है, मतलब लंबी नालिकाकार उनकी संरचना होती है, जो दोनों शीर्ष पर पतली होती है। ठीक है, जैसे लंबी नालिकाकार संरचना है जिसके दोनों शीर्ष पर ये दोनों वाहिकाएं पतली होती है। ये मुख्य रूप से नग्न बीजित एवं निम्न संवहन पौधों में जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पौधे तक पहुंचाती है। जाइलम बेसिकली उत्तक का काम यही होता है कि जल को वापस जमीन से उठाकर पेड़ पौधे को हर हिस्से तक पहुंचाता है, और जाइलम वाहिनिकाएं उसी का एक पार्ट है। तो जाहिर सी बात है ये भी जल और उसमें घुलित खनिज पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, तो जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है जल को। उसके बाद ये नोट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पौधों में किसके रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो इसको आप ध्यान में रखें, सुक्रोज के रूप में। ये भी एक क्वेश्चन है, पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो पदार्थों का परिवहन मतलब जल एवं खनिज लवणों का परिवहन जो है कैसे होता है, दो क्रियाओं के द्वारा होता है बेसिकली। पहला होता है स्थानांतरण, दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो पौधे में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है वो दो प्रक्रिया के द्वारा होता है, पहला स्थानांतरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण मतलब अभी मैंने बताया एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो घुलित खाद्य पदार्थ हैं उनका चालन या उनका परिवहन पौधों के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। ठीक है, एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे जो है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जो जल है पौधे के बाहरी वायवीय भागों से, वायवीय मतलब वायुमंडल, वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर वो हवा में मिल जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ वायवीय का मतलब है कि जो जल है, पौधे के अंदर जो जल मौजूद है
ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो बनता है, और जो जड़ से जैलम वाहिकाएं, जैलम वाहिनियां वापस पेड़ पौधों की पत्तियों तक लाती हैं, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप भी जल बनता है। तो वो सारे जो जल है वो बाहरी वायवीय भागों द्वारा, ठीक है, जो पौधे में, जो पौधे की पत्तियां हो गई या फिर तने हो गए, ठीक है, तो उसमें जो वायवीय भाग, जहाँ से वायु का जो भी एक छिद्र जैसा होता है, ठीक है, जिससे कि एक एक तरफ से दूसरी तरफ कोई चीज जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि लिटिल बिट पारदर्शी होता है, पार्शियल पारदर्शी होता है, मतलब थोड़ा सा पारदर्शी होता है, ये नहीं कि सारा चीज जाएगा, बट कुछ कुछ चीजें जा सकती हैं। तो उसी के द्वारा, जैसे पत्तियों पर भी छिद्र होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही तना में भी कुछ तरह का छिद्र रहेगा, ठीक है। तो वही सब जो झिल्ली और छिद्र होते हैं उनके द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है तथा इसके साथ साथ जाइलम के द्वारा अवशोषित जल का स्थानांतरण होता है, ठीक है। हालांकि जल की बहुत अधिक मात्रा का अवशोषण जड़ द्वारा होता है, लेकिन इसका लगभग 10% ही पौधों की जरूरी क्रियाओं में उपयोग हो पाता है, ठीक है। तो ज़्यादा जो जल का ज़्यादा मात्रा है उसका अवशोषण जड़ के द्वारा होता है, ठीक है। जमीन के अंदर से पौधे पानी को निकालते हैं जड़ के द्वारा, लेकिन उनका लगभग 10% ही पौधे की जरूरत में उपयोग हो पाता है, और लगभग 90% जो जल है वो वाष्प के रूप में पत्तियों की सतह से वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा वैल्यूज जो है वो वाष्प बन जाता है, और कितना छोटा सा वैल्यू जल का पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण और जरूरी कार्यों में यूज करते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि उतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप इस वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। बस मैंने इसको बुक से, बालीबम के बुक से जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे थे उसको मैंने नोट किया था। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया में पत्तियों से जलवाष्प निकलता है। तो ये प्रयोग आप देख सकते हैं। उसके बाद ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तरल संयोजी उत्तक कौन कहलाता है? तरल संयोजी उत्तक रक्त कहलाता है, ठीक है। वहाँ पे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि रक्त और कुछ ठोस पदार्थ के नाम हो सकते हैं। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि तरल रक्त ही होता है हमारे शरीर में, ठीक है। मतलब वहाँ जो ऑप्शंस दिखेंगे आपको उसमें रक्त, जो तरल पदार्थ होगा रक्त होगा, वहाँ पे आपको ये चूज करना है। प्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? प्लाविका। प्लाज्मा की संरचना क्या होती है? तो प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक जिसमें कार्बन न हो, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अनकार्बनिक लवण होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे ये ग्लूकोज जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन 0.9% अकार्बनिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। मतलब 90% जल होता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा का बहुत ज़्यादा भाग जल से भरा होता है। उसके बाद 7% में प्रोटीन और बाकी चीज़ें कार्बनिक लवण आप बोल सकते हैं, होती है प्लाज्मा के अंदर। रक्त की संरचना देखें तो मैंने ये बता भी दिया है पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। परिवहन का सेकेंड वीडियो या थर्ड वीडियो में मैंने बताया था कि रक्त की संरचना क्या है, लेकिन यहाँ भी मैं बता देती हूँ कि रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है, और 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं, और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, जिसको रक्त पट्टिकाणु भी बोलते हैं। अब 55% प्लाज्मा होता है, और मैंने अभी बताया प्लाज्मा में 90% जल होता है, ठीक है। तो जो ये प्लाज्मा है वो टोटली एक तरल पदार्थ है, ठीक है, एक तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ है। तो जब ये लिक्विड है और ये 55% है रक्त में, इसीलिए जो हमारा रक्त है वो भी एक लिक्विड होता है, ठीक है। ये फैक्ट है, और इसका रीजन यही है कि हमारे रक्त में 55% प्लाज्मा मौजूद होता है, जो कि एक तरल पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो रक्तदाब मापे या सिफग्नो मैनोमीटर, ठीक है, सिफग्नो मैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप की माप की जाती है।
ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि रक्त को जमाने में क्या हेल्प करता है, तो रक्त पटिकारों या उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो ये मैंने बताया। वहन तंत्र वही परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र या वहन तंत्र, मैंने बताया कि ये तीन चीजें मिलकर बनाते हैं परिसंचरण तंत्र को। ये एग्जाम में आ चुका है। मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप ये वीडियो कवर करते हैं, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड मिलेंगे, और जो एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको भी मैं यहाँ कवर कर देती हूँ। पादप में फ्लोएम किसका संवाहक होता है, खाद्य पदार्थों का, पहले से क्लियर है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, जिसको कि संकुचन भी बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। अभी मैंने आपको बताया। अभी इसके आज का फर्स्ट क्वेश्चन वही था कि रक्तचाप क्या होता है, उसमें मैंने बताया कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा, 4 बार आ चुका है। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए, तो पौधों में जो वायवीय भागों के द्वारा जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया है आपको, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, सेकेंड चैप्टर में भी बताया था और इस चैप्टर में भी। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। ये सारे आए हुए क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ मार्क करके रखा है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो ये चीज़ भी मैंने समझा दिया पहले से। अगर आप फिर भी देखना चाहें तो इस नोट्स को आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। ये कोई समझने वाली क्वेश्चन नहीं है, आपको जस्ट आइडिया लग जाएगा, आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को देख सकते हैं। मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 20 से 30 ट्रिलियन। क्लियर है। रक्त एवं लसिका में क्या अंतर है, तो रक्त जो है वो उसमें लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। लाल रक्त कोशिकाएं बेसिकली आरबीसी। तो रक्त का कलर लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लसिका का कलर रंगहीन होता है या थोड़ा पीला कलर का होता है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जबकि लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद कोई ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे मैंने जस्ट नॉलेज के लिए लिखे हैं, ओके। तो और ये सारे मैंने बस भारती बॉम के नोट्स से, भारती बॉम के बुक से बेसिकली लाइन बाय लाइन कवर करके जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे तो उसको मैंने लिखा है। आप भारती बॉम से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, आपको जो चीज़ नहीं है उसको आप इस वीडियो से, ठीक है, वीडियो पॉज करके इस नोट्स से हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप खुद उस बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने इस चैप्टर को कवर कर दिया। मैंने बोला था कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट एज अ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को पॉज करके इन सारे नोट्स को पढ़ सकते हैं, और अगर आप बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।